जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए आज हम देखते हैं एडिटोरिया जो है बिहार तथ्य संग्रह का। यह जो तीसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय में बिहार का भूगोल देखेंगे। तो एडिटोरिया से आइए देखते हैं बिहार के भूगोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार जो है भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य। तो बिहार की अगर हम चर्चा करें तो बिहार जो है भौगोलिक रूप से क्या है, तो मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्या पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित राज्य। तो बिहार जो है किस कौन से भाग में है, तो यह पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों से विभाजित होती है। आइए देखते हैं बिहार के भौगोलिक विभाजन। तो बिहार का जो भौगोलिक विभाजन है यह है पर्वतीय यानी तराई क्षेत्र, फिर मैदान क्षेत्र और पठार। तराई क्षेत्र में देखेंगे सोमेश्वर जो है श्रेणी, रामनगर, दून और दून घाटी। फिर मैदान में है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में है धारवाड़ चट्टान और विंध्या चट्टान। सोमेश्वर श्रेणी जिसे देख रहे हैं बिहार का जो है भौतिक जो है विभाजन है। तो यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है, दून घाटी और फिर जो है रामनगर दून है। पर्वतीय तराई क्षेत्र, पर्वतीय जो तराई क्षेत्र है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 332 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसका जो है विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र का मुख्य रूप से जो विस्तार है यह पश्चिम चंपारण जिले में है और इसे 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया। 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं? सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है और दून घाटी। सोमेश्वर दून की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिहार की अगर सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर जो है श्रेणी हो जाएगा। रामनगर दून इसका विस्तार जो है हरहा नदी घाटी में है और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर। हालांकि दून घाटी इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है और इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं मैदानी भाग। मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। कितना परसेंट भाग मैदानी है? तो कुल 96% भाग जो है मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। एक है दोस्तों उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान। आइए देखते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण और उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा गया है। 3 दोआब, दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरक के लिए जो है प्रसिद्ध। तो 3 जो दोआब है उत्तरी गंगा मैदान का, यह है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। आइए देखते हैं दोस्तों दक्षिणी गंगा का मैदान। तो गंगा नदी से दक्षिण के पठारी पर्वतीय क्षेत्र के मध्य गंगा जो है दक्षिण गंगा का मैदान स्थित है। तो दक्षिण गंगा का मैदान जो है गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य जो है गंगा का मैदान है, इसको दक्षिण गंगा का मैदान कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार क्या है दोस्तों? छोटा है और इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसके क्षेत्र को भी 3 उपवर्ग में बांटा गया है। यह है गंगा सोन दोआब, मगध का क्षेत्र और मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो मगध और अंग और गंगा सोन दोआब ये 3 प्रकार के जो है उपवर्ग में से दक्षिण जो है गंगा के मैदान को बांटा गया। आइए दोस्तों देखते हैं पठार। पठार की अगर हम बात करें तो बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पहाड़ी का क्षेत्र है जो झारखंड से
सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में दो क्रम की चट्टानें अवस्थित है। धारवाड़ चट्टान जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में विस्तृत है, और बिंदिया चट्टान जो कैमूर और रोहतास में विस्तृत है। नेक्स्ट दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चोर या मन कहा जाता है। गंगा के जो मैदानी जो है बाढ़ क्षेत्र से बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चोर जो है गोखुर जो है झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। तो बाढ़ के विभीषिका के लिए जो प्रसिद्ध है कौन से, तो यह है उत्तरी गंगा का मैदान। धारवाड़ के प्रकार के जो है धारवाड़, इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन से हुआ है, और इसका क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर के आसपास है। बिहार में सबसे प्राचीन जो पहाड़ी क्षेत्र है धारवाड़। विंध्या की अगर हम बात करें, विंध्या जो है दूसरी जो है यह दूसरी प्राचीन जो है पहाड़ी क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है विंध्या। और इसका निर्माण काल की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्री कैम्ब्रियन है, और कैमूर और रोहतास के आसपास का क्षेत्र है। टर्सियरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सोमेश्वर पहाड़ी पर स्थित क्षेत्र है, यह सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र है टर्सियरी। और इसका निर्माण काल जो है प्लीस्टोसीन, और इसका क्षेत्र है पश्चिम चंपारण। क्वार्टनरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन इसका निर्माण काल है, और गंगा के जो है मैदान इसका क्षेत्र है क्वार्टनरी। बिहार के अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए उपयुक्त है। आइए दोस्तों देखते हैं बिहार की जलवायु। तो बिहार की जलवायु की अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसम की जो औसत दशाओं होती है, औसत जो दशाएं होती है उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह जो है उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि मानसूनी जलवायु है। तो बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। जैसे बिहार की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले निम्नलिखित मुख्य कारक हैं। यानी कि बिहार की जलवायु जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी और उच्चावच एवं मानसून का प्रभाव। तो ये सब जो है ये सब की अगर हम बात करें, ये सब जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यह जो जलवायु को प्रभावित करने वाली कुछ कारक है। तो बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में जो अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। जैसे कि कोपेन जलवायु, तो यह जो है उत्तरी बिहार जिसका संकेत CWG है, और दक्षिणी बिहार जिसका संकेत AW। त्रिवार्था हो जाएगा। तो त्रिवार्था जलवायु के क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार है। इसका संकेत उत्तरी बिहार का है CAW, और दक्षिणी बिहार का है AW, यानी कि बड़ी ए और छोटी डब्ल्यू। हालांकि थारवेट जो है इसका क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र, जिसको BW छोटा जो है पोस्ट ऑफिस W है, और शेष बिहार है CA स्मॉल W। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। बिहार में कितने ऋतु? तो कुल 3 ऋतु। पहला है ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है। तो सूर्य उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में क्या होती है? कमी आने लगती है, और यह मार्च से जून के मध्य की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलते हैं, इसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। तो लू जो है बिहार के मौसम में पश्चिमी एवं मध्य बिहार में जो गर्म हवाएं चलते हैं उसे लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान की हम बात करें 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया हो जाएगा जो 47 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बिहार का सबसे गर्म स्थान, तो बिहार का सबसे गर्म स्थान गया हो जाएगा। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। तो मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल के खाड़ी से आने वाली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? नार्वेस्ट या काल वैशाखी कहा जाता है। अब है दोस्तों वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य के बीच है। इसके समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है।
बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। तो बिहार में दोस्तों मानसून का प्रवेश कब होता है? तो यह मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा की हम बात करें दोस्तों तो 112 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, कितना? तो 101 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। और बिहार में मानसून का प्रवेश जो है मध्य जून में होता है दोस्तों। और मानसून आने से पूर्व जो बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का जो वर्षा होता है उसको क्या कहते हैं? तो नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। सबसे गर्म जो है जिला हो जाएगा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून को बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार के कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। अब है दोस्तों शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक होता है शीत ऋतु का। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ होता है। तो शीत ऋतु का जो बिहार में जो शीत ऋतु का प्रारंभ होता है वह मानसून लौटने के साथ ही हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंडक देने वाला होता है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा दिसंबर एवं जनवरी में। सर्वाधिक ठंडा जिला की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह गया हो जाएगा। जिस तरह सबसे गर्म जिला गया था उसी प्रकार सबसे ठंडा जिला भी गया ही हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा तो किशनगंज हो गया और सबसे कम औरंगाबाद। नेक्स्ट है दोस्तों दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड जो है बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो अत्यधिक जो ठंड होता है इसके कारण बिहार में कौन से फसल जो अत्यधिक लाभदायक हो जाएगा? तो यह है दोस्तों रबी फसल। आइए देखते हैं बिहार में कृषि की जलवायु क्षेत्र। तो दोस्तों बिहार में कृषि की दशाओं एवं वर्गीकरण एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्ग में भी बांटा गया है। तो बिहार का जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्षेत्र जो है पहला क्षेत्र पहला क्षेत्र का ये हिस्सा हो गया, जोन 1 हो गया। ये जो है जोन 2 हो गया और ये जो है जोन 3 हो गया। हालांकि जोन 3 को जोन 3 टोटल हो गया दोस्तों, और इसको जो है ए और बी में बांटा गया। इस प्रकार जो है जोन 1 में कुल 13 जिला है, जोन 2 में 8 जिला है और जोन 3 की अगर हम बात करें दोस्तों तो कुल 17 जिला। 17 जिला में 2 भाग में बांटा गया है जोन 3 को 2। तो जोन 3 ए में 6 जिला और जोन 3 बी में कुल 11 जिला। आइए देखते हैं जोन 1 में कौन कौन सा जिला है। तो यह पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये सब दोस्तों जोन 1 में। और जोन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। हालांकि जोन 3 के 1 में जो कुल 6 जिला है इसमें भागलपुर जो है जोन 3 के 1 में आता है, और बांका, मुंगेर, जमुई और शेखपुरा और लखीसराय। और दोस्तों जोन 3 में है बक्सर, भोजपुर, पटना। महत्वपूर्ण बात कि पटना जो बिहार की राजधानी है वह जोन 3 के बी में 11 जिलों में से एक है, और अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। तो विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। जैसे कि जोन 1 जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वर्षा की अगर हम बात करें दोस्तों 104 सेंटीमीटर से लेकर 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। तो जोन 1 में कौन सी मिट्टी की प्रधानता होती है? यह खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। मुख्य फसलें हैं गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का। और जोन 2 की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें हैं जूट, धान, चाय, मक्का।
जौन 3 की हम बात करें दोस्तों, यह दक्षिण क्षेत्र में है और इस क्षेत्र की जो वर्षा है 95 से 115 मीटर तक औसत वर्षा है। और जौन 3 को बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। तो जौन 3 में बांगर मिट्टी की प्रधानता, जौन 1 में खादर मिट्टी की प्रधानता, ये याद रखेंगे। मुख्य फसल है गेहूं, दाल, अरहर और चना, जौन 3 की मुख्य फसल। तो ये कृषि का विभाजन था। आइए अब देखते हैं दोस्तों बिहार का अपवाह तंत्र, जिसमें कि बिहार की नदियां देखेंगे। तो बिहार जो है अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर दोस्तों बिहार की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है हिमालय नदियाँ और एक है पठारी नदियाँ। हिमालय नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालय नदियाँ की अगर हम बात करें तो ये सदानीरा यानी कि वर्ष भर जल प्रवाह करने वाली नदियाँ हैं। और पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदी यानी कि वर्षा के समय में पानी रहा और वर्षा खत्म, पानी खत्म। हिमालय नदियाँ की अगर हम बात करें, यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित करती है, जबकि दक्षिणी नदियाँ दक्षिण से, पठारी नदियाँ जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। हिमालय नदियाँ यह नदियाँ पूर्ववर्ती होती है दोस्तों, हालांकि पठारी नदियाँ यह अनुवर्ती होती है। हिमालय नदियाँ यह नदियाँ बड़ी बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, हालांकि पठारी जो नदियाँ हैं यह छोटे मोटे डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालयी नदियाँ यह जो है ये बाल्या अवस्था में होती है और ये जो है पठारी नदियाँ ये प्रौढ़ अवस्था होता है नदी का। हिमालयी नदियाँ की हम बात करें दोस्तों, ये मार्ग परिवर्तन और गोकुल झील वाली नदियाँ होती हैं। तो मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियाँ होती हैं हिमालय नदियाँ, और यह गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ होती हैं। हालांकि पठारी जो नदियाँ हैं ये सीधे गमन करने वाली नदियाँ होती है और इसकी अवस्था प्रौढ़ होता, छोटे डेल्टा का निर्माण होता है पठारी नदियों में। और दोस्तों हिमालय नदियों की जहाँ तक हम बात करें तो ये अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है, और पठारी नदियाँ बाढ़ की कम संभावनाएं होती हैं। हालांकि हिमालय नदियाँ गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और बागमती। तो हिमालयी जो नदियाँ हैं यह गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती। हालांकि पठारी नदियाँ की हम बात करें दोस्तों, पठारी नदियाँ तो ये हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। तो ये सब जो है पठारी नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ की हम बात करें दोस्तों, तो ये वर्ष भर जल प्रवाह करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। तो वर्ष भर जल प्रवाह करने वाली नदियाँ होती हैं। उत्तर से दक्षिण इसका प्रवाह है हिमालय नदियों का। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, बाल्यावस्था में होती है। यह मार्ग परिवर्तन करने वाली और गोकुल झील बनाने वाली नदियाँ होती है। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ के कारण बनता है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती जो है हिमालयी नदियाँ का मुख्य जो है दोस्तों यह जो है उदाहरण है। हालांकि पठारी नदियाँ की हम बात करें तो ये वर्षा आधारित नदियाँ है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, जहाँ की हिमालयी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, वहीं पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। कैसी अनुवर्ती? ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण जो है छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती है, और पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती है, यह सीधी गमन करने वाली होती है और बाढ़ की इसमें कम संभावना होती है। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय ये सब जो है पठारी नदियों का एग्जाम्पल है। आप ये देख सकते हैं मैप में भी बिहार की नदियाँ हैं, जो कि ये जो मोटी लाइन से दिखाया गया है गंगा हो जाएगा, बाद बाकी कोसी हो गया, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, घाघर, ये सब जो गंगा मिलती है। कर्मनाशा है, सोन हो गया, इधर से मिल गया पुनपुन, निरंजना, ये सब जो है क्यूल, ये सब सभी नदी गंगा में आकर मिलती है। आइए दोस्तों अब देखते हैं बिहार की जो महत्वपूर्ण नदी और उसका जो मुहाना एवं लंबाई। तो गंगा नदी जो है इसका उद्गम हो गया गंगोत्री यानी उत्तराखंड से, और यह बंगाल के खाड़ी में आकर मिल जाती है। कुल जो है 445 किलोमीटर इसका लेंथ होती है, लंबाई। घाघरा नदी जो तिब्बत में से निकलती है और गंगा में सारण में आकर मिल जाती है। घाघरा नदी 83 किलोमीटर है। गंडक नेपाल में इसमें उद्गम है इसका, गंडक का। गंगा में सोनपुर के पास आकर मिल जाती है। तो सोनपुर के पास गंगा में मिलने वाली नदी गंडक हो गया, 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक जो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा में खगड़िया के पास मिल जाती है। कुल लंबाई 320 किलोमीटर। हालांकि बागमती या महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। कमला जो महाभारत श्रेणी से ही निकलती है नेपाल से, और यह कोसी में मिल जाती है दोस्तों। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो गोसाई नाथ जो नेपाल से, गोसाई जो है स्थल
स्थान नेपाल से निकलती है और गंगा कुर्सेला कटिहार के समीप जो है गंगा मिल जाती है। कोसी की लंबाई 260 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। महानंदा ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा मिल जाती है मालदा के पास। कर्मनाशा नदी विंध्या पहाड़ी से निकलती है, चौसा के पास गंगा मिल जाती है। सोन की अगर हम बात करें दोस्तों तो अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है, दानापुर के पास गंगा में आकर मिल जाती है। पुनपुन जो है यह झारखंड पलामू से निकलती है और फतुहा के पास गंगा मिल जाती है पुनपुन। फल्गु या निरंजना यह छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियां हैं। पुनपुन नदी के साथ गंगा में यह मिल जाती है। और अजय की अगर हम बात करें जमुई से निकलती है और गंगा में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय में गंगा मिल जाती है। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए क्यूल नदी के साथ गंगा में आकर मिल जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के पास। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। तो देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों का संगम होता है और दोनों नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो यह जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र के आधार का जो है एक आधार है। गंगा नदी में बक्सर जिले में गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि गंगा नदी जो है बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, तो बक्सर जिला में। तो बक्सर जिला में कहा तो चौसा के समीप जो है प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार में कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गंगा जो है बिहार में कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कुल 12 जिला से। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है पटना में। तो सबसे अधिक लंबाई गंगा नदी का बिहार में कहाँ हो जाएगा, यह पटना में हो जाएगा। गंगा की जो सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलने वाली मुख्य नदियां। बांग्लादेश में दोस्तों इस नदी को पद्मा नदी कहा जाता है, अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी बिहार में लंबाई अगर पूछेगा तो 445 किलोमीटर। सबसे अधिक जो कहाँ सर्वाधिक लंबाई जो है किस जिला में है, तो पटना में है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी, तो बक्सर जिला के चौसा के समीप प्रवेश करती है। कुल कितने जिला को बिहार में छूते हुए निकलती है, तो कुल 12 जिला। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों घाघरा नदी। तो घाघरा नदी या मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर बहते हुए सारण में जो है गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम की अगर हम बात करें दोस्तों सरयू मैदानी भाग में और गोगरा कर्णाली नेपाल में आदि इसका अन्य नाम हो गया। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भैरी और सैती। यह सब इसकी सहायक मुख्य नदियां। आइए दोस्तों देखते हैं गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में इसको नारायणी कहा जाता है। गंडक नदी को मैदानी भाग में क्या कहा जाता है, नारायणी नदी। सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल शालिग्रामी के नाम से भी नेपाल में से जाना जाता है गंडक नदी को। गंडक के मुख्य शाखा जो है धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में यह प्रवेश करती है। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कुल 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य कितना किलोमीटर, तो कुल 45 किलोमीटर का सीमा बनाती हुए और इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूरी, बूढ़ी गंडक आदि है दोस्तों। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। तो शालिग्राम जो है गंडक नदी हो जाएगा। शालिग्राम किसमें पाया जाता है, गंडक नदी। नेक्स्ट है दोस्तों बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला में बहते हुए अंत खगड़िया जिला में गंगा के पास मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक गंगा में मिलती है कहाँ पर, खगड़िया जिला में। इसका अन्य नाम की अगर हम बात करें सीकर हना जो कि ऊपरी भाग में है और इसकी सहायक नदी है मसान, बालोर, तियूर और धनौती।
आइए दोस्तों देखते हैं बागमती नदी। बागमती नदी यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है। तो बागमती नदी बिहार में कौन से जिला में? तो सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है और अंत में यह गंगा में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती है, ठीक, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। बागमती नदी की जो सहायक नदी है लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा और अधवारा, विष्णुमती आदि जो इसका मुख्य नदी है, मुख्य सहायक नदी है बागमती की। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। तो नेपाल में बागमती नदी के तट पर कौन से मंदिर स्थित है? तो यह पशुपतिनाथ मंदिर। और काठमांडू भी पशुपति जो है बागमती नदी के तट पर ही स्थित है। आइए दोस्तों मुख्य नदी में देखते हैं कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर पूर्व में, नेपाल के जो उत्तर पूर्व स्थित जो भाग है गोसाई नाथ, यहाँ से यह निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है। तो कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार में कौन सा जिला? सुपौल जिला में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी कि बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो कोसी नदी मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदी है कोसी नदी का अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, तामा कोसी, इंद्रावती एवं सून कोसी आदि दोस्तों इसकी जो है सहायक नदी। अब है दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा नदी, तो महानंदा नदी की हम बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए महानंदा यानी पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है और यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? यह हो जाएगा महानंदा। और इसकी सहायक नदी पैनौर, नागर, बालासर, मैची जो है इसकी सहायक नदी। आइए दोस्तों देखते हैं कर्मनाशा नदी। इस कर्मनाशा नदी की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति विंध्या पहाड़ी में। तो कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति विंध्या पहाड़ी से होती है। यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा जो कि बक्सर में के पास गंगा में मिल जाती है। तो कर्मनाशा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बक्सर, चौसा के पास। और यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। तो अपवित्र नदी किसे? कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। आइए देखते हैं सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से। यह रोहतास यानी बिहार में एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास एवं भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा के पास मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी दानापुर के पास गंगा में मिलती है। यमुना के बाद गंगा दूसरी सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदी है दोस्तों। तो यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे जो है सहायक जो है यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? यह हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है रिहंद है और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? कन्हार हो जाएगा और उत्तरी कोयल। सोनपुर नदी पर डेहरी बांध जो कि रोहतास में, डेहरी बांध, इंद्रपुरी बैराज जो रोहतास में है और बाण सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र। आइए दोस्तों देखते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की हम बात करते हैं झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतोहा में गंगा के पास मिल जाती है। पुनपुन नदी के सहायक नदी है मोरहर, मादर, दरधा आदि इसकी जो है पुनपुन की सहायक नदी। यह दोस्तों दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है पुनपुन नदी। आइए दोस्तों देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी की हम बात करते हैं यह जो है हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी कि निरंजना एवं मोहना नदियों
के मिलने से बनती है। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और गंगा की यह उपनदी है। तो फल्गु नदी गंगा की उपनदी है। गंगा में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर जो स्थित है यह गया में है, फल्गु नदी के पास, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। फाल्गु नदी पर भारत की सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया। तो गयाजी डैम जो है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, यह कहाँ, तो यह जो है फाल्गु नदी पर है। तो फाल्गु नदी किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो दोस्तों पूछा जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। यह जो है बोध गया फाल्गु नदी किनारे हुआ था। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण शहर और उसके किनारे यानी कि नदियों किनारे महत्वपूर्ण शहर। जैसे कि आप देख रहे हैं पटना, पटना जो गंगा नदी किनारे है, मोकामा गंगा नदी किनारे, मुंगेर गंगा नदी किनारे, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी किनारे, छपरा घग्घर नदी किनारे। तो छपरा जो है यह घग्घर नदी किनारे हो जाएगा दोस्तों। और हाजीपुर गंडक नदी। तो गंगा नदी किनारे कौन कौन शहर हो गया, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। ये जो है ये जो कुल 5 शहर है गंगा नदी किनारे। छपरा घाघरा नदी किनारे है, हाजीपुर गंडक, सोनपुर गंडक और मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया भी बूढ़ी गंडक नदी किनारे है और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक। यानी बूढ़ी गंडक नदी किनारे स्थित 3 शहर हो गया मुख्य रूप से, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। दरभंगा जो है बागमती नदी किनारे, गया फल्गु, फतुहा की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह पुनपुन एवं गंगा नदी किनारे स्थित है फतुहा। आइए देखते हैं दोस्तों बिहार की नदी घाटी परियोजना। अगर हम बात करें जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। तो बिहार में कुल कितने बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, तो कुल 3। तो जल प्रबंधन उद्देश्य से बिहार में कुल बहुउद्देशीय जो परियोजना का निर्माण किया गया, कुल 3 जो बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें बाढ़ नियंत्रण, इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया। बिहार की जो बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों यह है सोन नदी पर, गंडक नदी और कोसी नदी। कुल 3 बहुउद्देशीय नदी, कुल 3 जो है बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी, गंडक और कोसी नदी पर। सोन बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम बात करें दोस्तों, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी यानी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रथम बिहार का प्रथम जो है नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है जो 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में बनाया गया था। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है, पूर्वी जो सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है। हालांकि दोस्तों पश्चिमी जो सोन नहर है, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जलवायु केंद्र है, डेहरी जलवायु केंद्र जो कि 66 मेगावाट तथा बारून जलवायु केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट स्थापित। अब है दोस्तों गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। तो गंडक परियोजना कौन से 2 देशों का मुख्य परियोजना है, तो यह है भारत एवं नेपाल की जो है संयुक्त परियोजना। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिल रहा है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था दोस्तों, और इस परियोजना का कार्य जो है 1960 में पूरा हो गया। यानी कि गंडक परियोजना के लिए 1959 में समझौता हुआ, 60 में जो है कार्य प्रारंभ हो गया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह जो बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर दोस्तों पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल से होकर निकलती है। तो पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश
के गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार के में सीवान और सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है और इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, तो कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी और यह 1954 में लागू किया गया। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय के निर्माण किया गया था और यह परियोजना दोस्तों 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर में है अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई की जाती है और पश्चिमी जो कोसी नहर इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई की जाती है। अब है दोस्तों जलप्रपात। आइए देखते हैं जलप्रपात। जब नदी के ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो दोस्तों जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी के ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तंत्र वेग से पहाड़ से नीचे की ओर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो बिहार के मुख्य जलप्रपात की अगर हम बात करें, ककोलता जलप्रपात नवादा में, ककोलता जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है और यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात कहाँ? तो रोहतास में। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है। धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है और मंझर जलप्रपात सासाराम रोहतास में। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है दोस्तों और तेलहर कुंड जलप्रपात यह कैमूर में। बिहार के प्रमुख झील की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार के प्रमुख झील कांवर झील बेगूसराय में है, गोगबिल या घोघा झील या कटिहार में है, कुशेश्वर झील दरभंगा में, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोघा झील कटिहार और कांवर झील बेगूसराय। घोड़ा कटोरा झील की अगर हम बात करें दोस्तों, यह राजगीर नालंदा में है, अनुपम झील कैमूर में है और सिमरी झील सहरसा, तो सिमरी झील सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर में है, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, सरैया मान बेतिया पश्चिम चंपारण में है और पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। अब है दोस्तों बिहार के प्रमुख नहरें, तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये सब गंडक नदी से निकलने वाली महत्वपूर्ण नहरें। और यह जो लाभान्वित है, ये तीनों नहरें लाभान्वित करती है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली को। फिर है पूर्वी कोसी जो कोसी नदी पर है और यह अररिया, सुपौल, पूर्णिया को प्रभावित करने वाली नहरें है पूर्वी कोसी नहर। और पश्चिमी कोसी नहर की अगर हम बात करें दोस्तों, कोसी से निकलती है और यह दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को प्रभावित करती है। राजपुर नहर कोसी से निकलती है और यह सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय को प्रभावित करती है, लाभान्वित करती है। पूर्वी सोन नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, पूर्वी सोन नदी, यह सोन नदी से निकलती है, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल को जो लाभान्वित करती है। और पश्चिमी सोन नदी से निकलते हुए रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर को जो है लाभान्वित करती है। आइए दोस्तों देखते हैं गर्म जल कुंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा? तो ब्रह्मकुंड, और यह ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर में। तो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड हो गया ब्रह्मकुंड जो कि राजगीर में है। उसके बाद राजगीर में अन्य सारे जल कुंड जैसे कि सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड और सूर्य कुंड, यानी कि ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, यह सब राजगीर में स्थित है। और है मुंगेर। मुंगेर की अगर हम बात करें तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है और सीता कुंड। तो तीन तो हो गया राम लक्ष्मण सीता के नाम पे, तो रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। उसके बाद ऋषि कुंड, फिर जन्म कुंड, भीम बांध, सिंगार ऋषि कुंड और भराड़ी कुंड और पंचतर कुंड, यह सब हो गया दोस्तों मुंगेर में। गया में हो गया अग्नि कुंड, तो अग्नि कुंड गया। अब है दोस्तों बिहार की मिट्टी। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे
मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक एवं अकार्बनिक जो है मिश्रित कणों को क्या कहते हैं दोस्तों? ये मिट्टी या मृदा कहते हैं। मृदा निर्माण मिट्टी के जो है मृदा का निर्माण की अगर हम बात करें दोस्तों, यह चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक एवं और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। तो मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक जो है वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। और मृदा के अध्ययन को दोस्तों मृदा विज्ञान यानी इंग्लिश में हम अगर बात करें तो पैडोलॉजी कहते हैं। तो मृदा के अध्ययन क्या कहते हैं? पैडोलॉजी, यानी मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी। और विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार क्या है? एक मैदानी राज्य है बिहार, जहाँ लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़ या अपोर या कछाड़ी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार में निम्नलिखित रूप से बांटा गया। जिस तरह पर्वतीय मिट्टी है, उत्तरी बिहार में पर्वतीय मिट्टी और दक्षिणी बिहार की हम बात करें दोस्तों, यह टाल मिट्टी। उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है तराई मिट्टी, फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी से खादर कहते हैं। हालांकि दक्षिणी जो है बिहार की मिट्टी अगर हम बात करें, टाल मिट्टी हो गया, करारी मिट्टी हो गया, कगाड़ी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको करेल कैवाल कहते हैं, और लाल पीला बलथरी मिट्टी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तरी बिहार की मिट्टी। तो उत्तरी बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्ग में बांटा गया। तो उत्तरी बिहार की जो मिट्टी है कुल कितने उपवर्ग में बांटा गया? तो कुल 4 उपवर्ग में बांटा गया। पर्वतपादीय मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है और इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है दोस्तों। अब है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर जो है चौड़ी पट्टी है। तराई मिट्टी की हम बात करें दोस्तों, तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक रूप से पाई जाती है। कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ और यह मिट्टी हल्के भूरे पीले रंग का होता है। यानी कि तराई मिट्टी की हम बात करें तो यह भूरे और पीले रंग की मिट्टी होती है और यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए मुख्य रूप से अनुकूल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी दोस्तों की हम बात करें इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर कहते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता और इस मिट्टी का विकास मुख्य रूप से घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है और इस मृदा में चूना और पोटाश की अधिकता होती है। तो चूना और पोटाश की अधिकता होती है कौन सी मिट्टी में? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटाश की अधिकता होती है और फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। हालांकि प्राकृतिक रूप से क्षारीय और मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का और तंबाकू, गन्ना के लिए उपयुक्त। नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें दोस्तों, इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है और इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटी। इस मिट्टी के रंग जो है गहरा भूरा होता है। तो नवीन जो जलोढ़ मिट्टी इसका जो है रंग की अगर हम बात करें दोस्तों, यह भूरा रंग का होता है। इसमें बालू और चीका की प्रधानता होती है। तो बालू और चीका की प्रधानता होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी में। और नवीन जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक वाली होती है। पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी रूप से की जाती है। अब दोस्तों दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है।
मिट्टी के संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को कुल कितने 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है टाल मिट्टी। टाल जो है निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है टाल मिट्टी। यह मिट्टी दोस्तों मोटे कणों वाली धूसर रंग और एवं भारी मिट्टी होती है। यह मिट्टी में रबी फसल अच्छी होती है और दलहन उत्पादन के लिए भी यह प्रसिद्ध है टाल मिट्टी। अब है दोस्तों कटारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी कटारी मिट्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह जो है कटारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किउल नदी के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरता शक्ति बहुत ही कमजोर होती है। और कटारी मिट्टी की हम बात करें दोस्तों, तो यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी उत्पादन के लिए जानी जाती है। कगाड़ी मिट्टी। और इस मिट्टी में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसल है मक्का, सरसों और मिर्च है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें, इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। और इस मिट्टी का रंग जो है गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो है रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसल है मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि। लाल पीला की अगर बात करें दोस्तों बलथर मिट्टी, तो बलथर मिट्टी जो है यह पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से लेकर 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में इसका विस्तार है लाल मिट्टी का। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता होती है। तो रेत एवं कंकर की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता भी दोस्तों कम होता है। लौह तत्व की प्रधानता का यह लाल रंग की मिट्टी होती है और इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर और मोटे अनाज की मुख्य रूप से खेती की जाती है। अब है दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण जो है बिंदु, जैसे कि लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में। और इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का तथा मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वन और वन्यजीव। तो वन और वन्यजीव, तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। बिहार कैसा प्रदेश है, एक मानसूनी प्रदेश है बिहार। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो मानसूनी पर्णपाती वन जो है कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये बिहार में। और बिहार एक मानसूनी प्रदेश। इस पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन की अगर हम बात करें, ये वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है वर्ष भर औसत 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण जैसे कि वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। और आर्द्र जो पर्णपाती वन ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। अब है दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा का औसत जो है 120 सेंटीमीटर से कम होता है। बिहार में अधिकांश भागों पर इसी प्रकार के शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये वन जो है कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में दोस्तों शीशम, अम्बल, ताश, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन। अब बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य, तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कितना वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में, कुल 12 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिम चंपारण में, और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण है और
इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। अब है दोस्तों भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, यह मुंगेर में है, 681 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुगर, मगरमच्छ के लिए यह जो है प्रसिद्ध है भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। अब है दोस्तों गौतम बुद्ध पक्षी विहार, गया में है, 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांवर जो है झील वन्यजीव अभ्यारण्य, यह बेगूसराय में है, 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है, रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें दोस्तों, रोहतास में है, 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नागी जो है बांध पक्षी विहार, यह जमुई में है, 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नागी जो है बांध पक्षी विहार है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में है और नागी पक्षी विहार जो है यह जमुई में है दोस्तों। नकटी डैम की अगर हम बात करें, नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, यह जमुई में है, 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा राजगीर में है, 35.84 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें दोस्तों, ये पश्चिम चंपारण में है, 888 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षण क्षेत्र इसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह दरभंगा में है, 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। साइबेरियाई जो है साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल। अब है विक्रमशिला डॉल्फिन, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है, 60 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत का जो पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य केंद्र के रूप में से यह प्रसिद्ध है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। और बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यह वैशाली में, तो बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो वैशाली। अब है दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण जो है सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 ईस्वी में रिपोर्ट इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें तो यह 17वीं रिपोर्ट है। पहली बार 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और यह जो प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है और भारतीय वन सर्वेक्षण जो है संस्थान के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है और इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 जो है से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। अब है बिहार में वन आवरण, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 780.89 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1.03% है दोस्तों। बिहार में वन आवरण की एवं वृक्षारोपण की अगर हम बात करें तो वन आवरण जो है 7381 वर्ग किलोमीटर है, जो 7.84% है और यह वृद्धि जो है 75 वर्ग किलोमीटर हुआ। वृक्षावरण की अगर हम बात करें 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.48% है और यह 333 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। कुल जो है वृद्धि हुआ है 413 वर्ग किलोमीटर, कुल परसेंट में 10.32 है और कुल जो है वनावरण और वृक्षावरण की हम बात करें 9722 वर्ग किलोमीटर। जिला में वनावरण की हम बात करें तो कैमूर सबसे अधिक जिला जो है कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। कैमूर में जो है सबसे अधिक वनावरण है, तो यह जो है 1051.56 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर और रोहतास 669.91 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम की अगर हम बात करें वनावरण तो शेखपुर हो जाएगा 1.19 वर्ग किलोमीटर, अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर और जहानाबाद 4.43 वर्ग किलोमीटर। जिला में वनावरण प्रतिशत के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों तो कैमूर में 31.56% है, जमुई में 21.34% और नवादा में 20.72%। हालांकि सबसे कम जो है शेखपुरा में है यह 0.17% है शेखपुरा में, फिर बक्सर 0.35 और सीवान 0.35%। 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि या सबसे अधिक नुकसान वाले जिला, जैसे वृद्धि हुआ सबसे अधिक बांका में, फिर जमुई तब गया, नुकसान कैमूर, सुपौल और रोहतास में हुआ है दोस्तों। अन्य बिंदु की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व
का 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 980 जो 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71%। अब है बिहार में वृक्षावरण। तो बिहार में वृक्षावरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र वन आवरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है दोस्तों। तो राज्य जो है उनका कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 2.48%। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वन के अंतर्गत जो प्रतिशत क्षेत्र है, अति सघन वाले वन 70% से अधिक शिखर सघनता है, और मध्यम सघनता वन 40 से 70% है, और खुले वन जो है 10 से 40%। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिला की हम बात करें दोस्तों, तो बहुत घने वन में आता है पश्चिम चंपारण, जो 249.34 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घने वर्ग में है पश्चिम चंपारण, और खुले वन में कैमूर का स्थान आता है। अब है दोस्तों 2019 से लेकर 2021 तक वनावरण की तुलना, तो बहुत घने वन जो कि पहले 333 था 2019 में, और 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर ही है। मध्यम जो है रूप में घने वन जो है 3250 वर्ग किलोमीटर है, जबकि बढ़ करके 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। और खुले वन जो कि पहले 2019 में 3693 वर्ग किलोमीटर था, और 3736 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल जो है 2019 में 7306 वर्ग किलोमीटर था, और 7381 वर्ग किलोमीटर। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर तथा अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित वन को वना आच्छादन माना जाता है। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना, यह 153 एकड़ में फैला हुआ है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है कितना एकड़? तो 153 एकड़ में फैला हुआ है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि गैंडा प्रजनन हेतु एशिया का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो यह संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। जनवरी 2021 में बिहार के पहला राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जो है बिहार का पहला जो राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन यह जो है जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था दोस्तों। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई थी। जू सफारी की स्थापना यह राजगीर में किया गया था दोस्तों। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना स्थित है, और यह डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ था? बिहार के पटना में स्थित है। जू सफारी राजगीर में है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार दोस्तों बिहार में कुल बाघों की संख्या 31। बिहार में बाघ की संख्या कुल कितना? 31। अब है दोस्तों बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां मुख्य आपदा जो है बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित है। बाढ़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में कुल 38 जिले, बिहार में कुल कितना? 38 जिले हैं। इनमें से 28 जिले बाढ़ प्रभावित। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है और 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ के अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखने को मिलता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% दोस्तों। तो अत्यधिक जो है बाढ़ प्रभावित जिला कुल 15। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला कुल कितना? 15। इसमें है 15 जिला में है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। हालांकि कम बाढ़ प्रभावित जिले में है पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नवादा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुर। बाढ़ आने का प्रमुख कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा, यानी 2 माह में ही अत्यधिक वर्षा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। और उत्तर बिहार की नदियां में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह से भी बाढ़ जो है आ जाती है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव, तो जल प्रबंधन का अभाव है बिहार में। तटबंधों का टूटना एवं जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार भी है मुख्य कारण। अब है दोस्तों सूखा। तो मानसून की अनिश्चितता एवं जल का अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होना, यह सूखा कहलाता है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है सूखा से प्रभावित। तो सूखा से प्रभावित क्षेत्र 20%।
सूखे से प्रभावित होने वाले जिला है औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर। सूखा नियंत्रण करने के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग तथा नहर निर्माण कार्य किया जाना अति आवश्यक। अब है दोस्तों भूकंप। तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावनाओं के आधार पर जोन 5, 4 और 3 में विभाजित किया गया। तो जोन जो है 5, 4 और 3 में जो है बिहार को बाढ़ की दृष्टि से विभाजित किया गया। जोन 5 जो है अत्यधिक प्रबल वाले भूकंप वाले क्षेत्र है, जो कि किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी शामिल है। हालांकि जोन 4 की अगर हम बात करें दोस्तों तो मध्यम प्रबल वाले हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर जो है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आता है। जोन 3 की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें निम्न प्रबल वाले हैं, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर को शामिल किया गया। अब है दोस्तों चक्रवात। तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है। बिहार की अगर हम बात करें दोस्तों तो भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने का कारण बिहार जो है चक्रवात जैसे आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी प्रभावित करती है। और के चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया जिला आदि प्रभावित है चक्रवात से। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा, तेज हवाओं से जान माल की अपार क्षति भी होती है दोस्तों। अब है दोस्तों सेंदई फ्रेमवर्क और बिहार। सेंदई फ्रेमवर्क और बिहार। तो सेंदई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सेंदई शहर में मार्च 2015 ईस्वी में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन यह जापान के सेंदई शहर में मार्च 2015 ईस्वी में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए किया गया था। इसी सम्मेलन ने आपदा जोखिम में कमी लाने संबंधी 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें भारत ने 1 जून 2016 ईस्वी को सेंदई फ्रेमवर्क को अपनाया। तो भारत जो है सेंदई फ्रेमवर्क को कब अपनाया दोस्तों? 1 जून 2016। और बिहार जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने सेंदई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य जो है योजना को लागू किया था। तो इसके साथ ही दोस्तों ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का जितना भी इसमें सब्जेक्ट के अंतर्गत यानी कि एडिटोरिया जो बिहार तत्व संग्रह के सब्जेक्ट के अंतर्गत जितना भी भूगोल का था, उसमें एक ही वीडियो यानी कि इसमें हमने कवर करने की पूर्ण रूप से कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।